हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का ऐसे ऑनलाइन सॉल्यूशन में। मैं शौकत सर आप लोगों के लिए लाया हूं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो था उसको हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, जैसे प्रकाशीय माध्यम। कौन सा माध्यम बाबू? प्रकाशीय माध्यम। प्रकाशीय माध्यम गौर से समझिए। ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं इंग्लिश में इसे आप लोगों को। हालांकि ये प्रकाश का परावर्तन शुरू करने से पहले, यानी कि जब शुरू किए थे तभी आप लोगों को हम बता दिए थे कि वो क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशीय माध्यम, तो गौर से समझिए ये क्या होता है। प्रकाश जिस जिस माध्यम से होकर, प्रकाश जिस जिस माध्यम से होकर गुजरती है ना, जिस जिस माध्यम से गुजरती है, उन माध्यमों को, माध्यम से गुजरती है, क्या होती है बाबू? गुजरती है। उसको कहते हैं क्या अपना लल्ला? उसे कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। ये माध्यम दो तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है जिसे कहते हैं समांगी माध्यम। किस प्रकार का माध्यम बाबू? समांगी माध्यम, ठीक है, होमोलोगस मीडियम। ये एक होता है विसमांगी या असमांगी, विसमांगी या असमांगी माध्यम। तो गौर से समझिए ये क्या होता है, विसमांगी माध्यम या असमांगी माध्यम। गौर से समझिए। आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि वैसा मिश्रण या वैसा घोल जिसके सभी भागों का जो नेचर होगा, गुण होगा, वो गुण बिल्कुल समान हो, उसे कहते हैं समांगी माध्यम या समांगी घोल कहते हैं। अर्थात ये माध्यम है इसलिए हो जाएगा वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक कोनों का या किसी भी भाग का जो प्रॉपर्टीज या गुण होगा वो बिल्कुल समान होगा। जैसे मानिए मैं ये कांच लिया हूं, क्या लिया हूं जी? कांच। इस कांच का अगर यहां से एक टुकड़ा बनाए, या यहां से एक टुकड़ा बनाए, या यहां से एक टुकड़ा बनाए, या यहां से एक टुकड़ा ले ले, या यहां से एक टुकड़ा ले ले, कहीं का भी टुकड़ा ले ले, तो इस टुकड़े का जो जो गुण होगा वही गुण इस टुकड़े का भी होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? इसलिए इसे कहते हैं समांगी माध्यम। वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक कणों का या प्रत्येक भागों का गुण एक जैसा हो, बिल्कुल समान हो, इसलिए उसे हम समांगी माध्यम कहते हैं। क्या ये सही है? आप लोगों को समझ में आ गया? फिर देखिए विसमांगी माध्यम। किस प्रकार का माध्यम जी? विसमांगी माध्यम। कहिएगा सर ये कांच ही होता है। अरे नहीं जी बबुआ लल्ला, अरे लल्ला आप चाहो तो जल को भी ले सकते हो। जल के प्रत्येक भागों का जो गुण होगा वो गुण एक ही जैसा होगा। ऐसा थोड़ी है एक जगह जल होगा तो दूसरी जगह हवा बन जाए, ऐसा थोड़ी है जी। सभी जगह पर जल ही होगा, अर्थात तो वो भी माध्यम एक समांगी माध्यम होगा। कहिएगा सर फिर विसमांगी माध्यम क्या होता है? तो वैसा माध्यम जिसके प्रत्येक भागों का गुण अलग अलग हो। कहिएगा सर ई का क्वेश्चन है, तो गौर से समझिए। मान लीजिए कि यहाँ पे एक जगह है, ये जगह है हमारा, इस जगह पे हम यहाँ पे आग लगा दिए। आग लगाने के चलते यहाँ का जो वायु होगा गर्म हो जाएगा, हो ना, बराबर वायु गर्म हो जाएगी। यहाँ का जो वायु है वो वायु ठंडा है। अगर हम इन दोनों को एक मीडियम बना ले तो क्या होगा? मीडियम में, माध्यम में एक भाग गर्म हो गया और दूसरा भाग ठंडा हो गया, अर्थात इस तरह का माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम? विसमांगी माध्यम। कौन सा माध्यम लल्ला? विसमांगी माध्यम। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अर्थात हम कह सकते हैं इसका एग्जाम्पल गंदा जल। गंदा जल, आप देखिएगा गंदा जल में जितनी गंदगियां होती है नीचे बैठा हुआ रहता है कि नहीं, अर्थात वो मीडियम कौन सा मीडियम? तो विसमांगी मीडियम हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ रही है ये बातें? आगे चला जाए। इसके बाद अपनी एक टॉपिक्स को और समझना है अपना, वो है क्या चीज? एक होता है विरल माध्यम, एक होता है कौन सा माध्यम बाबू? विरल माध्यम, और दूसरा होता है सघन माध्यम। दूसरा क्या होता है लल्ला? सघन माध्यम। तो गौर से समझिएगा कि ये होता क्या है। एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। तो गौर से समझिए। प्रकाश, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश बिल्कुल फ्री घूमता हो। फ्री मतलब बिल्कुल वो रास्ता ही खाली हो, खाली खाली हो, उसमें प्रकाश की चाल तेज हो, उस माध्यम को कहेंगे विरल। यानी कि इसमें प्रकाश की चाल, इसमें प्रकाश की चाल तेज होती है। कैसी होती है जी? तेज होती है।
अर्थात हम इसे कहेंगे कौन सा माध्यम, तो विरल माध्यम। सबको समझ में आ रही है बातें। इसके बाद आता है अपना सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या होता है, चलिए अभी दोनों का कंपैरिजन फिर किया जाएगा। सघन माध्यम तो जिसमें प्रकाश की चाल क्या होती है लल्ला, प्रकाश की चाल कम होती है, धीमी होती है। कैसी होती है लल्ला, धीमी होती है। गौर से समझिएगा आप दोनों, बिल्कुल एग्जाम्पल के देखिए, फिजिक्स में एग्जाम्पल जब तक नहीं दिया जाए तब तक समझ में नहीं आता अच्छी तरह से। तो आप समझिए, प्रकाशीय चाल, प्रकाश की चाल तेज हो तो विरल, प्रकाश की चाल धीमी हो तो सघन माध्यम। देखिए इसको अगर हम तोड़ के पढ़े ना तो क्या है, 100 प्लस घन, 100 प्लस घन, अर्थात घन का मतलब होता है भीड़। घन का मतलब होता है बबुआ साहब भीड़। देखिए तो वैसा माध्यम जो बिल्कुल भीड़ भाड़ वाला हो, यानी कि बिल्कुल घना हो। देखिए घन मतलब घना हो, वैसे माध्यम को कहेंगे सघन माध्यम। अब जैसे देखिए, अगर आप बाजार में जा रहे हैं, कोनो इसमें मतलब कि बाइक चलाने वाला तेज होगा, रेसिंग करने वाला, यानी कि रेस लगा लिया है, तो भीड़ वाला रास्ते में उधिया थोड़ी देगा एक के बाद, यानी तेज थोड़ी चला लेगा, धीमे धीमे ही गाड़ी को चलाएगा। रीजन क्या है, वहां पे घन है, वहां पे भीड़ है, अर्थात जिस जगह पर भीड़ हो, जहां पर प्रकाश की चाल कम हो जाए, उस माध्यम को सघन माध्यम कहेंगे। और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तेज हो, समझ जाइएगा वो फ्री है। जिस तरह बिल्कुल रास्ता फ्री होगा तो तेज चलाइएगा, जैसे ही मार्केट में आइएगा भीड़ होने लगेगा, आप गाड़ी को स्लो कर लीजिएगा। तो वो गाड़ी जहां पे स्लो हो जाए वो सघन माध्यम, और जहां पे वो तेज चले वो विरल माध्यम। ये गाड़ी का एग्जांपल दिया है समझने के लिए, ये एक्चुअली में गाड़ी में नहीं होता है, ये प्रकाश में होती है। प्रकाश जिस माध्यम में तेज चलती है उस माध्यम को विरल, और जिस माध्यम में धीमे चलती है उस माध्यम को सघन। कितने बच्चों को ये समझ में आ रहा है जी, सभी को समझ में आ रहा है जी? चलिए बहुत अच्छा, आप सभी को समझ में यदि आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, अगर किसी तरह का दिक्कत हो तब भी कमेंट कीजिएगा। हालांकि आप, मैं जान रहा हूं कि आप लोग कमेंट करिएगा तो आप लोग कहिएगा सर जवाब नहीं दे रहे हैं, हम आप लोगों का कमेंट का जवाब देंगे, बिल्कुल बढ़िया से देंगे। मतलब बढ़िया से कहने का मतलब उसका रिप्लाई आप लोगों को मिलेगा। बस आप लोगों से गुजारिश है, अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बिल्कुल मूड से आए हैं पढ़ाने के लिए, बिल्कुल मन से आए हैं और वो जोश से आए हैं कि आज पूरा परावर्तन के बारे में बता ही देना है कि परावर्तन होता क्या है, परावर्तन होता क्या है। इसलिए आप परावर्तन के ऊपर ध्यान दीजिए कि परावर्तन क्या है। तो अगर किसी बच्चे को पता है कि परावर्तन किसे कहते हैं तो आप बता सकते हो मुझे कि परावर्तन है क्या। अगर कोई बच्चे जानता हो कि परावर्तन क्या है तो आप बता सकते हो कमेंट के थ्रू कि परावर्तन होता क्या है। पता है जी? अगर पता हो तो कमेंट करिए, अगर नहीं पता हो या पता हो फिर भी मेरी बातों को सुनिए कि सॉरी परावर्तन कह रहे हैं, सॉरी ये जो वर्ड परावर्तन निकल जा रहा है, क्योंकि परावर्तन अभी खत्म हुई है ना। अपवर्तन क्या होता है, तो अपवर्तन समझिएगा, अपवर्तन का है जी, रिफ्रैक्शन कहा जाता है इसे। देखिए ये तो मीडियम समझ लिए कि मीडियम अलग अलग होता है, अलग अलग माध्यम को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब अपवर्तन क्या होता है बिल्कुल गौर से समझिए, ठीक है। समझिए अपवर्तन किसे कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करे। किस माध्यम में प्रवेश करे जी, दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, तो उसके मार्ग में थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न हो जाती है या मुड़ जाती है। क्या हो जाती है जी, मुड़ जाती है, ये इसकी दिशा बदल जाती है। इसी बदलाव को या इसी मुड़ जाने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। कहिएगा सर ये अपवर्तन का कारण क्या है, यानी कि यह अपवर्तन होता क्यों है, अपवर्तन होता क्यों है। चलिए इसको समझने के लिए आपको हम डिटेल्स करते हैं अपवर्तन के बारे में। तो चलिए आप लोग बिल्कुल बने रहिए अपवर्तन को समझने के लिए, और बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ा जाएगा कि अपवर्तन है क्या, अपवर्तन है क्या। चलिए देखिए विरल माध्यम अभी आपको बताए, वैसा माध्यम जो बिल्कुल खाली हो, मतलब जिसमें प्रकाश की प्रकाश की जो वेग हो वो क्या हो, तेज हो, और जिसमें प्रकाश की चाल जो हो वो क्या हो जी, तो वो धीमी हो। आप समझिए इसमें अपवर्तन क्या है जी, जब कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए कि विरल से आ रही है, किससे आ रही है जी, विरल माध्यम से, अब ये इंटर करेगा किसमें, सघन माध्यम में। किस माध्यम में, सघन माध्यम में।
तो इसके मार्ग में मुड़ाव उत्पन्न हुआ। अगर ये मुड़ाव नहीं होता, आप सोचो तो ये प्रकाश ऐसे चल जाती कि नहीं चल जाती, डॉट डॉट करके चल जाती। अर्थात प्रकाश के मार्ग में होने वाला यही मुड़ाव अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन क्या है जी? तो कहिएगा, जब कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके मार्ग में क्या उत्पन्न होती है? या दिशा में बदलाव उत्पन्न होती है, या दिशा परिवर्तन होती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। कोई दिक्कत? ये बदलाव क्यों होता है? रीजन क्या है? इसका कारण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का कारण, कारण का मतलब हुआ रीजन। तो चलिए हम लोग रीजन जानते हैं कि रीजन है क्या प्रकाश के अपवर्तन का। तो सबसे पहला रीजन, सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सभी माध्यमों में लल्ला प्रकाश की चाल अलग अलग। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। फिर उसी तरह अगर बात करें जल की, तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। अगर इसी तरह तीसरा नंबर बात किया जाए किसके बारे में? कांच के बारे में। तो कांच की जो चाल होती है, यानी कि वेग होती है प्रकाश की, वो 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब आप देखिए इसमें बदलाव हुआ ना जी, बदलाव हुआ। अर्थात यही जो स्पीड है इसकी कमी आ रही है, और ये कमी प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनती है। प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनती है। चलिए इसको और डिटेल्स में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि कोई इसमें से एक बच्चा बहुत तेज गाड़ी चला रहा है, बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा है, तो वो समझ ले कि वो मैं निर्वात में हूं, यानी कि वो निर्वात में है, बहुत तेज चला रहा है, सबसे तेज। ठीक है। अब जैसे ही रास्ते पर जा रहा है ना, एक बच्चा आया, अपना ब्रेक को मारेगा गाड़ी का ना, तो क्या होगा? एक चक्के का जब वो रोकने की कोशिश किया तो दूसरे वाला जो चक्का है वो चक्का क्या होगा? घूम जाएगा गोल। जैसे आप लोग देखते होंगे फिल्म वगैरह में कि वो चक्का घूम जाता है, होता है ना, ये हीरो सब स्टंट करता है सब, उसी तरह इसमें हुआ। उसी तरह यहां पर भी होता है। जब प्रकाश निर्वात से आ रही है, विरल से आ रही है, तो इसकी रफ्तार इतनी तेज, जैसे ही सघन में जाएगा, सघन मतलब भीड़ भाड़, भीड़ भाड़ में जाने पर अपनी स्पीड को क्या कर लेगा जी लल्ला? कम कर लेगा। अर्थात कम करने से उसके मार्ग में परिवर्तन हो जाएगा, दिशा बदलाव हो जाएगा, दिशा में मुड़ जाएगा। अर्थात यही घटना क्या कहलाएगा जी? अपवर्तन कहलाएगा। सभी को समझ में आ गया? अपवर्तन के ये कारण है। कारण नंबर 1 वेग हो गया। कारण नंबर 1 क्या हो गया बुआ साहब? वेग हो गया। प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होता है। इसी कारण प्रकाश को क्या होता है जी? पर अपवर्तन उत्पन्न होता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सभी को ये समझ में आ रही है? बिल्कुल बढ़िया से। चलिए आगे हम समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन तो ये हो गया। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है, क्या कह रहा है? तो गौर से समझिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन की ओर आती है, कहां से कहां बोले हैं जी? विरल से सघन की ओर आती है, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करो जल्दी से। जब कोई प्रकाश विरल से सघन में एंट्री कर रही है तो क्या होता है? ये हम डाल दिए हैं इसके ऊपर अभिलंब। ये हम क्या डाल दिया लल्ला? अभिलंब। तो क्या हुआ आप बताओ, कहिएगा सर। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आती है सघन माध्यम में, तो उसके दिशा में बदलाव होता है और वह प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही है। कहां मुड़ जा रहा है जी? अभिलंब की तरफ मुड़ जा रही है। कोई दिक्कत? सबको ये बातें समझ में आ गई? जब कोई प्रकाश विरल से मतलब खाली जगह से तेजी से आ रही है, अर्थात जैसे ही सघन में आएगा भीड़ भाड़ वाला में ब्रेक मारेगा, जिसके कारण ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा, और यही अभिलंब की तरफ मुड़ जाना ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन का पहला केस। इस तरह हो सकता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, ये पूछ देता है एग्जाम में और कई बार पूछा भी है। दूसरा कंडीशन सुनिए, जब कोई प्रकाश की किरण जाती है कहां से जी? कहिएगा लल्ला सघन माध्यम से। कहां से जाती है जी? सघन माध्यम से। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से एंट्री करती है, यानी कि जाती है, तो वो कहां चली जाती है? अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है लल्ला?
अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। समझ में आ रहा है? ये है सघन, ये हो गया अपना विरल, विरल मतलब हवा, ये हो गया कांच। मान लीजिए नीचे वाला कांच है, ऊपर वाला क्या है? हवा है। तो जब प्रकाश की किरण कांच से हवा की तरफ जा रही है तो देखो तो अभिलंब से दूर मुड़ गया कि नहीं? दूर मुड़ गया ना जी। तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सभी को समझ में आ गया कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाएगा। अभिलंब से कहां भाग जाएगा लल्ला? दूर भाग जाएगा। किसी बच्चे को किसी तरह का दिक्कत है जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझते हैं कि ये है क्या, ये है क्या। इसको मैं वॉश कर दूं, आप लोगों को अगर ये लिखना हो तो लिख सकते हैं। चलिए इसके आगे की बातें समझिए। आगे की बातें क्या है जी? आगे के बात जो है वो कहता क्या है, आप समझिए। आप लोग पढ़े हो, क्या पढ़े हो कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से आ रही है, मानिए कि ये क्या है लल्ला? हवा है। ये क्या है बबुआ? हवा है। नीचे वाला जो भाग है ये मान लीजिए कि क्या है? कांच है। दोनों के वेग में परिवर्तन, इस समय इसका वेग कितना होगा? 3 गुना 10 के पावर 8। कांच में जाने के बाद 2 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट होता है, अर्थात हम लिख देते हैं मीटर पर सेकेंड। सभी को समझ में आ रही है? अब देखिए हम यहां पर एक अभिलंब डालते हैं। क्या डालते हैं लल्ला? अभिलंब डालते हैं। यह है अपना अभिलंब, यह है अपना अभिलंब। सभी को समझ में आ रहा है? यह है अपना अभिलंब, यह है अपना आ रही है किरण, इसीलिए आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। आपतित किरण। देखिए जिस बिंदु पर गिरा उस बिंदु का नाम आपतन बिंदु, हम लोग पहले भी पढ़ा है। यहां से यह मुड़ाव किया, अर्थात ऐसे निकल गया। अरे निकला ना जी, तो ये अपवर्तन करके निकला। इससे पहले हम लोग पढ़े थे परावर्तन, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण था। अब ये कौन सा किरण हो जाएगा जी? तो आप कहिएगा ये जो अपना किरण बना है अब ये हो गया अपवर्तित, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। सभी को समझ में आ रहा है अल्लाह? वो था परावर्तन, तो परावर्तित किरण, यह है अपवर्तन, इसीलिए अपवर्तित किरण। सभी बच्चों को समझ में आ रही है बातें? चलिए इसके लिए कोण आई का ही इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए कोण आर का ही इस्तेमाल करेंगे। अपवर्तन है, ये क्या है जी? अपना अपवर्तन है। ये बातें सबको समझ में आ गई? कोई दिक्कत? देखिए वेग में परिवर्तन हुआ, माध्यम में परिवर्तन हुआ, इसलिए इसमें अपवर्तन की घटना देखी गई। और इसके 2 नियम, इसके कितने नियम लल्ला? 2 नियम। पहला नियम वही सेम परावर्तन का नियम का पहला सेम एग्जांपल लीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होंगे, यानी एक ही सरफेस पे देखिए तो चल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं पहला नियम में आपतित किरण, आपतित किरण, फिर से बाबू अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, फिर से और कौन सा एक बिंदु? अभिलंब। ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसा होता है जी? एक ही तल में होते हैं। सभी को समझ में आ गया? दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम समझिएगा। दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण का जो जया होगी साइन आई, यानी कि इसकी जो एंगल होगा साइन आई, और जो साइन आर होगा, साइन आर होगा, ये एक नियतांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? नियतांक के बराबर होगा। इसी फॉर्मूला को दिए थे एक वैज्ञानिक, जिनका नाम था कौन सा लल्ला? आप लोग कमेंट करो। वो वैज्ञानिक का नाम था स्नेल। क्या नाम था जी? स्नेल। इन्हीं के सम्मान में इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। क्या ये सही है? आप लोगों को अगर समझ में आया है तो कमेंट करो जल्दी से कि हाँ सर हमें ये समझ में आ गया, ये आ गया। अच्छा इसको दिए कब थे लल्ला? तो 1621 ईस्वी में,
कब दिए थे बाबू साहब? 1621 ईस्वी में दिए थे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने कि साइन आई बट्टा में साइन आर बराबर होता है एक नियतांक का, अर्थात इसी के सम्मान में अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। स्नेल का नियम कहा जाता है। और ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। कोई दिक्कत? सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? अगर आ गया हो तो जल्दी से एक बार आप लोग थम्स अप करिए, हम लोग फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत? आप कहिएगा सर ये क्या है? ये एक नियतांक है बाबू, इसे म्यू पढ़ते हैं, अभी आप लोगों को मिलेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए एक चीज समझिएगा, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा क्या चीज कि सर एक होता है सापेक्ष। सापेक्ष मतलब समझते हैं? एक के सापेक्ष दूसरे की तुलना करना, एक के सापेक्ष दूसरे की तुलना करना, यानी कि दो आदमियों की तुलना की जाए एक साथ ना, तो उसको सापेक्ष कहते हैं। उसके सापेक्ष में वो वैसा है। अगर मान लीजिए मेरे सामने अगर किसी टीचर को रख दिया जाए तो क्या होगा? हम लोगों की तुलना होगी, कौन से टीचर बेस्ट है। आप लोगों में भी वैसा हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई तेज बच्चा है और कोई कमजोर बच्चा है, तो क्या होगा? आपको अगर हम कमजोर को ऐसे ही कहे कि बाबू तेज है, तो कहवे करेगा हम तेज है। अगर उसके सामने तेज को रख दे तब हो गया सापेक्ष, तेज के सापेक्ष वो हो गया कमजोर। और उससे भी कमजोर अगर कोई रहे तो वो क्या कहेगा कि मैं इस कमजोरा के सापेक्ष में मैं तेज हूं। मतलब दो का कंपैरिजन एक साथ हो तो वो हो गया सापेक्ष। वो हो गया क्या चीज हुआ? सापेक्ष। ठीक है, गौर से समझिएगा। एक चीज समझिए आप लोग, सापेक्ष के बारे में जब आ रही है बातें, तो जैसे ये म्यू हुआ, इसे क्या पढ़ते हैं बाबू? इसे पढ़ते हैं हम लोग म्यू। म्यू कहते हैं या न्यू कहते हैं? म्यू कहते हैं या न्यू कहते हैं? सभी को आवाज सुनाई दे रही है बाबू? आवाज सुनाई दे रहा है ना जी? चलिए समझिए, ये है म्यू या न्यू। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये एक के सापेक्ष दूसरा को कहेगा। कैसे कहेगा? देखिए मान लीजिए ये कह रहा है हवा के सापेक्ष यानी कि एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? इन्हीं दो माध्यमों के बीच प्रकाश के वेग का जो अंतर बता रहा है ना, उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं लल्ला? अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक क्या है जी? तो कहिएगा ये जो है अपवर्तनांक को सूचित करता है। यानी कि ये म्यू किसका सूचक है जी? तो ये म्यू सूचक है अपवर्तनांक का। अपवर्तनांक का सूचक है जी। अपवर्तनांक किसे कहते हैं अगर कोई कहेगा तो कहिएगा किन्हीं दो माध्यमों में, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश की जो चाल होगी उसका अंतर स्पष्ट करना या उसके अंतर को बताना या उसके बारे में बताना के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है उसी को अपवर्तनांक कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं लल्ला? अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, सभी वस्तुओं का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। इस अपवर्तनांक को म्यू से या न्यू से सूचित करते हैं। ये लिखाता कैसा है? इस तरह लिखाता है। ठीक है, अब ये म्यू जो होता है दो चीजों का एक साथ कंपैरिजन करेगा। अभी हम आपको बताया दो का एक साथ तुलना कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखिए ये म्यू एक के सापेक्ष दूसरा को बता रहा है। एक के सापेक्ष किसको बता रहा है जी? जल्दी से आप लोग बताओ, दूसरे को बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यानी कि हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ये किसी तरह का कोई दिक्कत? सभी को समझ में आ रहा है ना जी? आगे चला जाए। चलिए इसी को अगर हम चाहे तो एक और भाषा में लिखता है म्यू बराबर हवा के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। इस तरह भी लिखता है। ठीक है, चलिए तो खैर आप लोग समझ लीजिएगा, इस तरह लिखा रहा है या इस तरह लिखा रहा है। एक के सापेक्ष दूसरे की तुलना हो रही है और ये तुलना ही अपवर्तनांक कहलाती है। ये तुलना ही क्या करना क्या कहलाता है जी? अपवर्तनांक कहलाता है। और यही अपवर्तनांक जो होता है आपको क्या करता है? अलग अलग वस्तुओं का अपवर्तनांक अलग अलग बना देता है। अलग अलग बना देता है। जैसे आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे अभी हम कि अपवर्तनांक किस वस्तु का कितना होता है।
इसको पढ़ लिया अपवर्तनांक है क्या। अब आप लोगों को एक टॉपिक्स पढ़ा दे। एक होता है पार्श्व विस्थापन। कौन सा विस्थापन वो? पार्श्व विस्थापन। पार्श्व विस्थापन इसे कहते हैं इंग्लिश में लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहता है बाबू? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ ले कि ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो गौर से समझिए, लैटरल डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, गौर से समझिए। इधर समझिएगा कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है। मानिए ये एक कांच का स्लैब है। क्या है बबुआ? ये है अपना कोई कांच, ये है अपना कांच का स्लैब। ये कांच का कोई क्या है? अपना स्लैब है। इस कांच के स्लैब में पार्श्व विस्थापन की घटना को दर्शा देना है। कैसे दर्शाएंगे? मानिए ये प्रकाश की किरण आई, इस सतह पर पड़ा ना, तो अब ये करेगा परावर्तन की अपवर्तन। ये करेगा अपना परावर्तन नहीं अपवर्तन, अर्थात अपवर्तन करने का नियम लगा दीजिए, अविलंब खींचिए और ये किधर मुड़ जाएगा? जब ये आ रहा है हवा से। कहां से आ रहा है? हवा से। अर्थात हवा विरल माध्यम, विरल से ये एंट्री किया सघन में, ये मुड़ेगा किधर? तो प्रकाश के अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगा। अभिलंब की तरफ मुड़ गया, अर्थात ये यहां तक ऐसे ही आएगा। अच्छा आप एक चीज देखिएगा, अगर इसको नहीं मोड़ा जाता तो ये ऐसे भागता कि नहीं? ऐसे चलते चला जाता। अरे चल जाता ना बुआ। अब यहां पर अगर हम एक अविलंब मान ले, तो जब कोई प्रकाश विरल से सघन से विरल में आती है तो वो कहां चल जाती है? अभी तो हम पढ़ाए हैं कि वो अविलंब से दूर भाग जाती है। अविलंब से क्या हो जाती है जी? दूर भाग जाती है। अर्थात ये जो घटना है ना, यानी कि अपवर्तन कोण जो होगा और जो निर्गत कोण होगा, ये अपना ई है, निर्गत कोण। कौन सा कोण? निर्गत। निर्गत मतलब होता है निकलने वाला। ये निर्गत किरण है। ये कौन सा किरण है जी? निर्गत किरण। निर्गत किरण अर्थात ये जो अपनी किरण है, ये किरण बिल्कुल किसके लंबवत चल रही है? तो पहले के वास्तविक प्रकाश की लंबाई के बिल्कुल लंबवत चल रहा है। आपको क्या लग रहा है जी कभी मिलेगा? नहीं मिल सकता है। बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, अर्थात लंबवत चल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेगा। अर्थात ये नहीं मिल रहा है ना, तो इसी की ये लंबाई जो हो गई ना यहां से यहां तक, यही इसकी लंबाई कहलाती है पार्श्व विस्थापन। क्या कहलाती है लल्ला? पार्श्व विस्थापन। तो पार्श्व विस्थापन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो किधर मुड़ जाएगी? तो वो मुड़ जाएगा अभिलंब की तरफ। लेकिन जब वो कांच से विरल में प्रवेश करती है तो होता क्या है? अभिलंब से दूर मुड़ती है। अगर बात किया जाए अपवर्तन कोण का, अपवर्तित किरण का, तो ये अपवर्तित किरण जो है, ये अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण कह रहा है, आपतित किरण जो है, ये आपतित किरण की वास्तविक जो पथ होगी लंबाई, ये निर्गत किरण के बिल्कुल लंबवत होगा। अर्थात यही लंबवत दूरी जो होती है ना, इसी दूरी को कहते हैं पार्श्व विस्थापन। सभी बच्चे को समझ में आ गया? अगर ये बातें समझ में आ गई है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमारा मन को बहुत ज्यादा प्रेरित करता है इससे भी अच्छा करने का और इससे अच्छी तरह से पढ़ाने का। आप लोग जितना सपोर्ट कीजिएगा उतनी अच्छी तरह से वीडियो को हम बनाएंगे और आप लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्व विस्थापन है का। किसी बच्चे को किसी तरह का नहीं दिक्कत होना चाहिए। सभी को ये बातें समझ में आ गई। अब एक चीज समझिएगा, पार्श्व विस्थापन जो होता है ना जी, पार्श्व विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है? अगर कोई बच्चा जानता हो तो आप कह सकते हैं क्या हो जाएगा? पार्श्व विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करेगा? तो कहिएगा कांच की मोटाई पर। कांच की मोटाई पर। अब समझिए, अगर कांच मोटा होगा तो ये विस्थापन नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, विस्थापन भी बढ़ेगा। तो कांच की मोटाई पर पार्श्व विस्थापन निर्भर होता है। उसी तरह इसकी वेग पर होता है। प्रकाश की वेग पकड़िएगा, प्रकाश का वेग
अगर मान लीजिए कि बहुत कम रफ्तार से ये वेग आ रहा था प्रकाश का, तो ये क्या अपवर्तन इतना यानी कि विस्थापन इतना उत्पन्न कर पाता? नहीं। अर्थात ये वेग पर भी निर्भर करता है और कांच की मोटाई पर भी निर्भर करता है। किसी बच्चे को किसी तरह का दिक्कत, इसी प्रकाश के अपवर्तन का जो घटना होता है ये हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। कहिएगा सर ये कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए आप लोग एक चीज देखिएगा, अगर हम गिलास में, अगर हम, ये बातें समझ में आ गई सबको, इसको हम मिटा दे, पार्श्व विस्थापन का है, अगर लिखना हो तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि पता चल जाए। चलिए एक घटना देखिए, ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, ये घटना जो है, ये घटना घटती है, कहां घटती है? तो बिल्कुल गौर से समझिएगा कि घटती कहां। हमारे दैनिक जीवन में कई सारे जगहों पर घटती है। जैसे मानिए कि मैं एक गिलास को लेता हूं, मैं एक गिलास को लेता हूं और ये गिलास जो है पूरी तरह से पारदर्शी है। पारदर्शी समझ रहे हैं? आर पार दिखाई देना। तो देखिए इसमें मान लीजिए कि यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक क्या भरा हुआ है लल्ला? पानी। इसमें क्या होगा जब हम किसी पेंसिल को डाल देंगे, जब हम इसे में पेंसिल को डालेंगे इस तरह दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल ये जब पेंसिल को डाला गया ना, ये हमें थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देता है, और इसका उठना दिखाई देना ये प्रकाश का अपवर्तन है, ये प्रकाश का अपवर्तन है। समझ में आ रही है ये बात है? ये रियल में होना चाहिए यहां पर और दिख रहा है यहां पर, यानी कि ये है अपना काल्पनिक, ये है अपना काल्पनिक और वो है अपना वास्तविक, ये है अपना वास्तविक। समझ में आ रही है सभी बातें? चलिए तो ये है अपने प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में। और भी बहुत जगह होता है, जैसे मछुआरे को मछली भेदने में दिक्कत, मछुआरों को मछली भेदने में, मछली भेदने में दिक्कत या कठिनाई, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। देखिए ये मतलब वगैरह आप देख लीजिएगा कि ये कठिनाई वगैरह कैसे लिखाएगा। ये लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं आप, सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम बार बार बोलते हैं, तो ये बातें समझ में आ रही है। मछुआरे को मछली को भेदने में भी कठिनाई उत्पन्न होना, ये भी दिक्कत क्या है जी? ये भी है प्रकाश के अपवर्तन की घटना ही। कोई दिक्कत? देखिए एक और चीज समझिएगा, ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन एक और होता है। अगर हम एक गिलास ले ले कांच का, पीछे की तरफ अगर कोई लेटर रखेंगे ना तो वो बिल्कुल उल्टा दिखाई देगा। आप लोगों को का कह दिए सर, करके देखिएगा बिल्कुल, यानी कि बिल्कुल उल्टा। अगर आप उल्टा रखा है ना, इधर ऐसे लेके जाइएगा कांच के पीछे, सब सीधा होके दिखेगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन की घटना हुई है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना हुई है। अर्थात जो अपवर्तन होता है यही अपवर्तन होता है अपना क्या चीज? तो कहिएगा हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग हो रहा है और हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। कोई दिक्कत? चलिए अपवर्तनांक तो हम बता दिए क्या होता है। म्यू बराबर, यानी कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, हम आपको ये डिफिनेशन पहले ही बता चुके हैं। अपवर्तनांक कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं जी? तो अपवर्तनांक कहते हैं, रिफ्लेक्ट इंडेक्स किसे कहते हैं? म्यू से सूचित करते हैं इसे, और इसका साइन आई बट्टा में होता है साइन आर। यही अपना क्या होता है जी? अपवर्तनांक होता है। और इसके लिए दो मीडियम चाहिए। जैसे मानिए मैं लिखता हूं एक एयर और दूसरा ग्लास, हवा से ग्लास की तरफ कोई प्रकाश अगर जा रही हो तो उसका अपवर्तनांक यही होगा। क्या होगा जी? यही होगा। अर्थात अगर पूछ दे, अब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, वीवीआई क्वेश्चंस पूछ देता है,
हवा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कहिएगा हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक जो होता है, हवा का अपवर्तनांक होता है कितना? तो 1 होता है। कितना होता है लल्ला? 1। बर्फ का अपवर्तनांक अगर कोई पूछ दे कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कहिएगा बबुआ साहब कि बर्फ का अपवर्तनांक 1.31 के करीब होता है। 1.31। जल का अपवर्तनांक कितना होता है लल्ला? ये पूछता है सवाल, तभी बता रहा हूं। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है जी? तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। अच्छा, सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कहिएगा सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीरा का अपवर्तनांक जो होता है, ये हीरा का अपवर्तनांक होता है कितना बबुआ साहब? 2.42। कितना होता है जी? 2.42 के करीब। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? फिर एक और सवाल, कांच का अपवर्तनांक कितना होता है जी? तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है, ये होता है कितना? तो कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। कितना होता है लल्ला? 1.5। क्या सभी बच्चों को ये समझ में आ गया? ये VVI क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया सवाल है और पूछता है। आप लोग इसको क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए। किसी को कोई दिक्कत? चलिए, एक टॉपिक्स और बचा है जिसका नाम है एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन इंडेक्स या रिफ्लेक्स इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्लेक्ट इंडेक्स जो होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या होता है? तो बिल्कुल गौर से समझिएगा। इसे म्यू से या एम से सूचित करता है, तो गौर से समझिए। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात ही निकालना निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। इसे सूचित करता है एन से या म्यू से, और इसका जो फॉर्मूला होता है C/V होता है। कितना होता है लल्ला? C/V होता है। अर्थात C क्या है जी? तो कहिएगा यहां C क्या है? तो कहिएगा हवा में प्रकाश की चाल, यानी कि इसका वेग कितना होगा? V बराबर किसी भी माध्यम में, किसी भी माध्यम, कोई भी माध्यम हो सकता है, किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी ये, और n का मान निकल जाएगा बिल्कुल बढ़िया से। आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई कि क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत? एक और होता है अपवर्तनांक का फॉर्मूला, म्यू बराबर क्या होता है? गौर से समझिए। म्यू बराबर, देखिए ये एग्जाम में पूछता नहीं है बट जरूरी है, समझ लीजिए, इसके ऊपर सवाल बनेगा। म्यू बराबर होता है वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई। अब बट्टा में होता है काल्पनिक गहराई। कौन सा गहराई? काल्पनिक, काल्पनिक गहराई, काल्पनिक गहराई। ये म्यू का भी एक फॉर्मूला होता है। जब कभी सवाल दे देगा कि जो मछली है वो दिख रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो बताओ तालाब की रियल गहराई कितनी होगी या मछली कितनी गहराई पर है? तो वास्तविक और काल्पनिक से आप निकाल सकते हैं कि वस्तु है कितनी दूरी पर, वस्तु है कितनी दूरी पर। ये बातें समझ में आ गई? आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे आप लोगों को इसका टॉपिक्स पढ़ाते हैं और बिल्कुल इसको पढ़ के ही जाना है। कल से हम लोगों की जो टॉपिक्स होगी वो लेंस शुरू होगा और लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार रूप से। कोई दिक्कत लल्ला? चलिए, इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया है जी। चलिए देखिएगा, एक टॉपिक से होगा और अपना सवाल है बाबू किसके ऊपर? n बराबर C/V, n बराबर C/ जो भी है, इसी के ऊपर अपना एक सवाल है। उस सवाल को हम लोग पढ़ेंगे, एकदम डिटेल्स करेंगे कि ये क्या होता है। n बराबर C/V। चलिए, एक सवाल दिया है कि प्रकाश हवा से हीरे में प्रवेश करती है जिसका अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक हम आपको अभी बताया है। तो कह रहा है प्रकाश की चाल हीरे में ज्ञात करे यदि निर्वात में प्रकाश का चाल इतना हो। गौर से देखिए क्या क्या दिया है। कह रहा है, जैसे समझिए, पूरा हीरा तो नहीं बना सकता हूं बट हीरे की तरह आप लोग एक
मान लीजिए ये हीरा है, ये क्या है अपना, मान लीजिए हीरा है, और ये हीरा का अपवर्तनांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है जी? अपवर्तनांक दिया हुआ है। कितना होता है? तो 2.42। कोई प्रकाश इसमें प्रवेश किया, कोई इसमें प्रकाश प्रवेश किया, और ये है हवा से आ रहा, और हवा में प्रकाश की वेग 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। आप लोग सवाल जान रहे हैं ना? अच्छा, तो यही पूछ रहा है कि ये जाएगा जब हीरे के अंदर तो इसकी चाल कितनी होगी, इसी को आपको निकालना है। तो कितने बच्चे इसको निकाल सकते हैं कि कितना होगा? आप लोगों से निकल जाएगा जी। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, डिटेल्स करते हैं सॉल्यूशन। सवाल समझ में आ गया जी? यदि कोई प्रकाश का वेग, यानी कि कोई प्रकाश हो जो हवा से 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रही है, हीरे में यदि हीरे का अपवर्तनांक कितना हो तो हीरे में प्रकाश का वेग कितना होगा वो निकालना है। जल्दी देखिए सवाल। n बराबर c बट्टा भी, n बराबर c बट्टा भी, जहां पर c क्या है? हवा में प्रकाश की चाल। तो हवा में प्रकाश की चाल कितना दिया है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड लिखे या ना लिखे कोई बड़ी बात नहीं, बाद में लगा देंगे हम। चलिए फिर n का मान दिया हुआ है, n मतलब होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक दिया है जी हीरा का, कितना होता है लल्ला? तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो इसका हो गया 2.42। अब बट्टा में है v, तो v का v रहेगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए v इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा, अर्थात v बराबर क्या हो जाएगा लल्ला? तो v बराबर हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 बट्टा में 2.42। अरे होगा ना लल्ला? सभी को समझ में आ रहा है जी? अरे नहीं से बुझा रहा है? बुझाता कि ना हो? बुझाता। अब देखिए आप लोग एक चीज पढ़े हैं। क्या चीज पढ़े हैं? तो गौर से समझिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 300 गुना 10 के पावर 8 अब बट्टा में 242। जल्दी से बोलो, कर सकते हैं कि नहीं? ये दशमलव हटा दिए, दशमलव हटाएंगे तो 2 गो अंक, इसीलिए 2 गो जीरो ऊपर बैठा दिए। समझ आ रहा है? तो अब ये हो गया इतना। इसको काटिए, कितने बार में कटेगा? तो v बराबर 1 पॉइंट लगभग कटेगा 1.02 1.24 के करीब कटे। तो अपना v का मान कितना आया? 1.24 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड आया। इस लास्ट सवाल से अब हम लोगों का जो आज का क्लास है यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्यार दिखाइए। आपका एक जो लाइक है और सब्सक्राइब है हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है इससे भी अच्छी वीडियो को बनाने के लिए। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और कल का जो आपका क्लास का होमवर्क रहेगा वो होमवर्क है एक सवाल, और वो सवाल आप सुन लीजिए कि वो सवाल है क्या। सुनिए सवाल, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रकाश, यानी कि कोई प्रकाश है, हवा से इंटर कर रही है जल में। किसमें आ रहा है बबुआ? जल में। यदि जल का अपवर्तनांक अभी आपको लिखवाए हैं 1.33 है, 1.33 है। यदि जल का अपवर्तनांक 1.33 है तो बताओ जल में वो कितने के स्पीड से प्रकाश चल रही है यदि हवा में उसकी चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो। निकल जाएगा सभी से। आप लोग इसको निकाल कर रखिएगा बच्चा सब। और आप लोगों का बिल्कुल कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट, और लेंस को लेकर, और लेंस को बिल्कुल शुरू से पढ़ाएंगे, इस तरह पढ़ाएंगे कि आपको याद हो जाएगा। यह मेरा वादा है आप लोगों से, बिल्कुल वादा है पक्का। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आप बिना कोशिश किए अगर क्लास में आए ना कि ये कैसे बना और इसका जो होमवर्क दिए हैं तो बिल्कुल आप समझ लीजिएगा आप पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़ाई के ऊपर आपका जो ध्यान है वो भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू।